हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन जोधपुर सिटी, आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं मैं। और जो भी विद्यार्थी ऑल ओवर इंडिया जो भी लाइब्रेरी साइंस की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम आपने देख लिया है, केवीएस लाइब्रेरियन सिलेबस, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है जिसकी वैकेंसी हम सुनते आ रहे हैं जो है आज आने वाली है, किसी ने कहा कल आने वाली है, लेकिन लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी क्योंकि 20 में कोरोना आ गया था, 21 में भी था। लेकिन अब जो है केवीएस के अंदर परसों भी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है न्यूज आई थी कि केवीएस के जो स्टाफ की वजह से जो है केवीएस में स्टाफ की वजह से जो ऑल ओवर इंडिया जो करीबन 1200 जो स्कूलें हैं वहां पर केवीएस के स्कूलों के अंदर, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी की वजह से वहां पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये परसों जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज़ थी, न्यूज़ में ये बिल्कुल लिखा हुआ था, ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ की कमी की वजह से अफेक्ट द स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द जो है केवीएस जो है 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन आई एम जो है बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं कि जो आपकी जो वैकेंसी है दिवाली से पहले पहले आपको देखने को मिलेगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों की, टीचिंग की भी आएगी, साथ साथ में नॉन टीचिंग आएगी। और जो हमारा जो लाइब्रेरियन जो पोस्ट है वो हमारा ध्यान रखना नॉन टीचिंग में आता है। तो लाइब्रेरियन जो वैकेंसी है इसकी करीब करीब 300 प्लस पोस्ट जो है वैकेंट है। तो 300 प्लस जो है जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी आने वाली है। और जो भी वर्तमान में एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आज हम ये हमारा जो टॉपिक है, जो हम केवीएस का जो सिलेबस को जो हम जो है केवीएस सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं जिन्होंने भी एनवीएस का फॉर्म भर रखा है तो केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस है, जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है। जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो और चाहे वो एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, जो उनका जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। इस सिलेबस के अंदर ध्यान रखना दोस्तों 6 पार्ट है। कितने पार्ट है? 6 अलग अलग पार्ट है। हम 6 पार्ट का जो है अलग अलग अभी एनालिसिस करेंगे, कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, हर पार्ट में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम हर एक पार्ट में से जाकर उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस हम जो है चर्चा करने वाले हैं, अगर आपने सिलेबस को अगर ढंग से समझ लिया, ढंग से पढ़ लिया, ढंग से देख लिया, तो भी आप जो है आपके अंदर जो 50% जो है आप जो है परीक्षा के लिए आप जो है तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि मुझे पता है और आप भी जानते हो कि आजकल वर्तमान में 90% जो स्टूडेंट्स हैं कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई इनकार या कोई ठुकरा नहीं सकता। आज भी ऐसी स्थिति है कि कोई भी विद्यार्थी जो अपने सिलेबस को कभी एनालिसिस नहीं करता है, जिस दिन अगर स्टूडेंट सिलेबस को एनालिसिस करना सीख लिया, उस दिन वो अपने जो है जो जंग है वो 50% उसी समय जीत जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी चीज़ बच्चे जो स्पेशली लाइब्रेरी साइंस का जो मैटर ऐसा है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के जो मैटर जो है एक किताब के अंदर पूरा मिलता नहीं है, अलग अलग किताबें देखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जल्द केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस जो है इसके अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। और आप जब वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा कि ऐसा कंटेंट, ऐसा मैटर आपको कहीं किसी यूट्यूब दूसरे चैनल पे
या किसी ऐप पर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से 4 साल लाइब्रेरी साइंस में स्ट्रगल किया था और मैंने 2018 वाली केवीएस वैकेंसी के अंदर इंटरव्यू दिया था। अनफॉर्चुनेटली फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है 2018 वाली जो वैकेंसी थी राजस्थान की, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर मैं कार्यरत हूं। चलो आइए, आज हम जो है केवीएस और एनवीएस दोनों का, जिसको केवीएस भी कह सकते हैं और ध्यान रखना एनवीएस, जो भी केवीएस या फिर एनवीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तब आपको हर एक डेली कुछ ना कुछ जो है इस यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है ना भाई। इंडिया में पहला ऐसा लाइब्रेरी साइंस का चैनल जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के प्रेम से। हमने 2 महीने पहले ये जो यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया था, 2 महीने के अंदर हमारे करीबन 10,500 सब्सक्राइबर हो गए, सिर्फ 2 महीने के अंदर। आप लोगों का प्रेम आप जो है ऐसे ही बनाए, आप जो है आप लोगों के प्रेम की वजह से और स्नेह की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। हम तो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप भी जो है इस लाइव क्लास को, इस क्लास को जो है शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और ज़रूर कमेंट कीजिए आप क्या चाहते हो, किस तरीके का कोर्स चाहते हो, हम आपकी समस्या को जरूर समाधान करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर जो है इस सिलेबस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। हमारा ऐप का जो ये लोगो है, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे जो है ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, कि अगर आप केवीएस, एनवीएस या बिहार लाइब्रेरियन या राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड की तैयारी करें, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो है वहाँ पर जो है फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलो शुरू करते हैं अपन जो सिलेबस के बारे में। मैंने पहले ही कहा था, इस केवीएस का जो सिलेबस है, मैं बताना चाहता हूँ आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। केवीएस का जो सिलेबस ऐसा है कि अगर आपने केवीएस का सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया कोई भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में आपका जो है केवीएस के सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाता है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, केवीएस के सिलेबस को अगर आप एनालिसिस कर दो, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, अगर आप केवीएस का सिलेबस के हिसाब से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप एनवीएस का भी जो एग्जाम दे सकते हो, वो सेम सिलेबस है। डीएसएसबी का एग्जाम भी दे सकते हो, राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, बिहार का, एम्स का, डीआरडीओ का, हर कोई छोटी वैकेंसी आती है। अगर आपने केवीएस का सिलेबस अगर सही ढंग से पढ़ लिया है तो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी, कहीं भी, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में लाइब्रेरियन की अगर वैकेंसी आती है तो इसी सिलेबस के आधार पर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर फाउंडेशन कोर्स करना आना है हमें, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि केवीएस का जो सिलेबस के हिसाब से तुम तैयारी करो, केवीएस और एनवीएस के लाइब्रेरियन सिलेबस के हिसाब से तुम तैयारी करो। उसके बाद आपको कोई दूसरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण सिलेबस है आपको केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हम बात करते हैं इस सिलेबस के अंदर, केवीएस एनवीएस का जो लाइब्रेरियन जो सिलेबस है, इसके अंदर टोटल देर आर 6 पार्ट इन दिस सिलेबस। इस सिलेबस में 6 पार्ट है। हम अलग अलग पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें। पहले पार्ट का नाम है भाई फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। हम केवीएस का और एनवीएस दोनों का जो है ये नवीनतम सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें। जिस दिन स्टूडेंट सिलेबस को एनालिसिस कर लेगा, समझ लीजिए उस दिन उसकी जो है जंग वो ऐसे ही जीत जाएगी। और उसके बाद बताएंगे इस सिलेबस को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा,
कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे किस प्रकार का रजिस्टर यूज करना, हम सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला जो पार्ट है इस सिलेबस के अंदर टोटल 6 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, पुस्तकालय, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का आधार। पहले यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है ना। लाइब्रेरी शब्द कैसे बना, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई थी, लाइब्रेरी कितनी प्रकार की होती है, नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, स्टेट लाइब्रेरी क्या होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी क्या होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो पहले यूनिट के अंदर पढ़ेंगे लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, कि लाइब्रेरी को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाइब्रेरी को सामाजिक संस्था? क्यों लाइब्रेरी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय वहाँ वो होता है जहाँ पर कोई भी जो ह्यूमन बींग है वहाँ आकर वहाँ पर आसानी कोई भी फ्री में पढ़ सकता है। तो इसको एक सोशल इंस्टीट्यूट कहा है। सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, कि वास्तव में लाइब्रेरी का हिस्टोरिकल का मतलब होता है इतिहास। ठीक है ना, क्या लाइब्रेरी का जो इतिहास है पूरी दुनिया में कहाँ से शुरू हुआ था? इंडिया में लाइब्रेरी साइंस का जो इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले इंडिया के अंदर जो पुस्तकालय आंदोलन का जो है किसने आरंभ किया था? किसने सोचा था कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर लाइब्रेरी साइंस का भी जो विकास होना चाहिए, हर राज्य के हर एक जिले में जो लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं हम इसके अंदर पढ़ने वाले, पूरा इतिहास जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के अलग अलग प्रकार। जो लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो स्पेशल लाइब्रेरी क्या होता है, वहाँ उस स्पेशल लाइब्रेरी में जो है पैसा कहाँ से आता है? ठीक है ना भाई, जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें हैं, पीरियडिकल हैं, मैगजीन्स हैं, उनको कैसे उपलब्ध कराया जाता है, ये हम इस चीज़ के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। एकेडमिक लाइब्रेरी मैंने कहा था टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में, एक तो एकेडमिक होता है, दूसरा पब्लिक, तीसरा स्पेशल होता है। देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, उनके जो विशेषता होती है अलग अलग प्रकार की, एंड फंक्शंस, और अलग अलग लाइब्रेरी के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। एकेडमिक लाइब्रेरी का क्या कार्य होता है, पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर कौन जा सकता है, और स्पेशल लाइब्रेरी जो होती है किस प्रकार के लोगों के लिए होती है, हम उसके बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्द 1-2 दिन के अंदर केवीएस और एनवीएस की जो भी विद्यार्थी जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूं मैं। और मैं श्योर हूं कि आप उसका कंटेंट अगर आपको देखोगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट, भाई यूजीसी का जो क्या भूमिका है, ठीक है ना। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो ये जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को जो है मान्यता प्रदान करता है फॉर डेवलपमेंट, उनका किस तरीके से विकास है ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जो स्कूल शुरू होता है, स्कूल के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर सीनियर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो स्कूल से लगा के यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो सारी लाइब्रेरीज किसके अंतर्गत आती है, एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर आती है। ठीक है, फिर रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन किन को दी जाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन किन के लिए होती है। एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुरा, तो सबसे पहले जो है कोल्हापुरा का भी इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, किस प्रकार से लाइब्रेरी का विकास हुआ था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपका मैं बता दूं, ये आपने केवल जो पहला पार्ट है, ठीक है ना, पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन बनेंगे 20। ठीक है ना भाई, कितने क्वेश्चंस बनेंगे 20, ध्यान रखना। पहले पार्ट के अंदर आपके क्वेश्चंस बनेंगे 20, क्योंकि पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो है पूरा जो है फाउंडेशन है, आधार है। और ध्यान रखना ये पार्ट हमेशा हर कंपटीशन में आता, ध्यान रखना, चाहे आप बिहार की लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो,
चाहे आप केवीएस की कर रहे हो, चाहे आप एनवीएस की कर रहे हो, चाहे आप एम्स की कर रहे हो, चाहे आप डीआरडीओ की कर रहे हो, चाहे आप जो है एईएस की तैयारी कर रहे हो। इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस की, तो ये पहला जो पार्ट आपका हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस पार्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। अब इसी पार्ट का सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे आगे, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शक, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कि लाइब्रेरी और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के आदर्शिक सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। और सूचना विज्ञान का जो है आविष्कार कहाँ से हुआ, ठीक है, उन किन सिद्धांतों पर जो है पुस्तकालय काम करता है, ये चीजें पढ़ेंगे आगे। भाई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो सूत्र हैं जो रंगानाथन ने दिए थे, ध्यान दीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। रंगानाथन के द्वारा जो 5 उपसूत्र हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, करीबन 5 उपसूत्र को पढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है, हम वो भी जल्दी पढ़ाएंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और 5 जो सूत्र लिखे गए हैं वो लाइब्रेरी साइंस में कैसे इम्प्लीफाई करते हैं, कैसे काम करेंगे, कौन सी चीज कौन से सूत्र के अंदर काम आएगी, ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी का विकास विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, कि वास्तव में विशेष रूप से इंडिया के अंदर लाइब्रेरी साइंस का विकास कैसे किया जा सकता है। अब तो आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरी की बातें हो रही है, तो शुरुआत तो हमने जो है लाइब्रेरी से की है, ठीक है ना, मैनुअल लाइब्रेरी से शुरू की, धीरे धीरे अब डिजिटल लाइब्रेरी में बढ़ रहे हैं हम। उसके बाद सबसे पहले बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, और सबसे पहले इंडिया में बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़ तृतीय ने जो है सबसे पहले सोचा था कि भारत जो है भारत के अंदर लाइब्रेरी साइंस के बारे में। उसके बाद लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और जो अलग अलग जो लाइब्रेरी होते हैं, जैसे किसी लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें कम है तो दूसरे लाइब्रेरी से हम किताबें कैसे मंगा सकते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क कैसा होना चाहिए, रिसोर्स को जो हम कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये हम सारी जो डिटेल है हम पार्ट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इस पार्ट 1 में से 20 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद अगला जो तीसरा यूनिट है नहीं इसके अंदर, चौथा यूनिट हम शुरू करते हैं आगे, ठीक है ना भाई। तो लॉज रिलेटिंग ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिए, जो भी लॉ का मतलब होता है, जो भी सूत्र बनाए हैं लाइब्रेरी और सूचना से संबंधित है, उनका कैसा यूज होता है उसके बारे में। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड एसेंशियल फीचर्स, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, अधिनियम, ठीक है ना भाई, अधिनियम कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। हर जो है भारत के अंदर जो है जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्यों में जो है अधिनियम लागू हुए, तो लाइब्रेरी साइंस के एक्ट बने थे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा राज्य में एक्ट बना था, बाद में कौन सा बना था, इस तरीके से हम हर एक स्टेट का पढ़ने वाले हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी, और महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ द बुक्स एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कि भाई बुक्स का जो डिलीवरी है, जैसे एक लेखक जो होता है, जब वो कोई किताब लिखता है तो उसको भारत के जो 4 नेशनल जो लाइब्रेरी होती है उसको जो अपनी किताब उसको भेजनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी नेशनल लाइब्रेरी है जहाँ पर एक राइटर को बुक्स डिलीवरी करनी पड़ती है, और ये एक्ट कब लागू हुआ था, इस एक्ट के अंदर संशोधन कब हुआ था, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, बिल्कुल हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अलग पढ़ेंगे, कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो है यूनिट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है ना भाई, कि लाइब्रेरी और सूचना जो प्रोफेशन है ये कैसा होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेशन बनने के लिए। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है विशेषता, इसकी क्या विशेषता होती है, प्रोफेशन की क्या विशेषता होती है।
लाइब्रेरीशिप एज ए प्रोफेशनल, लाइब्रेरीशिप का मतलब होता है लाइब्रेरी व्यवसाय का एक प्रोफेशन क्या होता है, जो है सबसे पहले जो सर्टिफिकेट स्लिप होता है, उसके बाद डीलिप होता है, 10th वाले 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है स्लिप, 12th वाले जो है डीलिप करते हैं, ग्रेजुएशन वाले BLS करते हैं, उसके बाद MLS होता है, फिर PhD होता है, फिर नेट होता है। किस तरीके से इसको प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, कि वास्तव में जो प्रोफेशन है लाइब्रेरी साइंस का, जैसे आगे से आगे चलता रहता है। आजकल तो जो है सीनियर लाइब्रेरी की भी पोस्ट होती है, जूनियर लाइब्रेरी की भी पोस्ट होती है अलग अलग स्टेट के अंदर, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी पोस्ट आती है। तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पोस्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लाइब्रेरी जो संघ बने हुए हैं, जैसे ये इंटरनेशनल संघ है, फिड है, सवाल फिक्स आएगा, एक क्वेश्चन हमेशा फिड में से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है। इफला, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ALA, आइसलिक, ETC, तो जितने भी छोटे छोटे जो ये टॉपिक है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक को हम अलग अलग पढ़ेंगे, हर टॉपिक में से एक एक सवाल जरूर बनता है, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, कि वास्तव में शिक्षा और इसके अंदर हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या हम अनुसंधान कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगली यूनिट है, इसी पार्ट 1 की ध्यान रखना, प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इनमें प्रमोशन कैसे होता है, और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी तरफ से, वो भी हम इसके बारे में हम सब जो है सीखते हैं। नेशनल लेवल प्रमोटर्स RRLF, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारा इंडिया के अंदर जो ये एक ऐसा जो है नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, जिसका नाम है RRLF, इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एंड इंटरनेशनल लेवल प्रमोटर यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो लाइब्रेरी साइंस को प्रमोट कौन करता है, यूनेस्को करता है। और इंडिया में जो है लाइब्रेरी साइंस को प्रमोट कौन करता है, RRLF। और RRLF सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है पब्लिक लाइब्रेरीज, किसको भाई, पब्लिक लाइब्रेरी को। तो RRLF और यूनेस्को जो टॉपिक है, इसको हम बहुत ही ज्ञानता से पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कंपटीशन का पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, RRLF और यूनेस्को से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए अगला यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार सेवा, ठीक है ना भाई। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है लोगों से संबंध, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, कि आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप कैसे लोगों को जो है आप समझाओगे, कैसे लोगों को जो है जो लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस बताओगे। और विस्तार सेवा का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो है किस तरीके से प्रेरित करेंगे कि लोग जो है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ेंगे, जब जो है ना, जब वो लोग पढ़ेंगे तब आगे वो कुछ सही और गलत के बारे में सोचेंगे। तो एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है, ये जो बड़े बड़े जो मेला आयोजित होता है, वहाँ पर हमें प्रदर्शनी लगानी पड़ती है। प्रदर्शनी लगा कर जो है वहाँ पर अपने पब्लिक लाइब्रेरी का प्रचार करना पड़ता है, ताकि लोग वहाँ पर आएंगे मेले में, तो हम उनको समझाएंगे भाई हमारे यहाँ ये लाइब्रेरी है, वहाँ पर आए और इस प्रकार की लाइब्रेरी है, और हम इस प्रकार की जो किताबें, इस प्रकार की चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं। ध्यान दीजिए। फिर डेफिनेशन, परिभाषाएं। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषाएं। फिर हम इसके बारे में परिभाषाएं, फैसेट एंड प्रोग्राम्स एंड पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन, किस तरीके से हम अपने लाइब्रेरी की पब्लिसिटी कर सकते हैं, एक्सटेंशन उसको आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। और रीच एक्टिविटीज, किस तरीके से हम एक्टिविटीज से लोगों तक रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एंड लाइब्रेरी पाथ, फाइंडर्स, गाइडर्स। और आप जो है एक लाइब्रेरियन जो होता है वो केवल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन नहीं होता, एक गाइडर भी होता है, एक अच्छा गाइड करने वाला भी होता है, ध्यान रखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरीज डेवलपमेंट, और लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए आपको एक बड़ा
जो है बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के बाद किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, ये सारी चीज़ें हमें लाइब्रेरी जब ओपन करते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर क्या क्या किस तरीके से सारी चीज़ें, सीटिंग व्यवस्था है, कैसे कैसे जो है वो सबसे पहले आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ता है, फिर वो लाइब्रेरियन जो है आर्किटेक्ट को सलाह देता है कि इस तरीके से आपको जो है आर्किटेक्ट करनी है लाइब्रेरी को। ठीक है ना भाई, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है पार्ट 1। तो ध्यान दीजिए आप, पार्ट 1 हमने एनालिसिस किया है। ऐसे आपके सिलेबस में कितने पार्ट है भाई? 6। तो मैं बता रहा हूं जिसने सिलेबस को एनालिसिस कर लिया वो समझ लीजिए वो अपनी जो है 50% जंग उसी दिन जीत जाएगा। मैं बता रहा हूं मैं आपको 90% बच्चे कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करता। अब आपको मैंने बता दिया ना, ये पहला यूनिट है, ये पहला यूनिट हर एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो मैंने बताया पहला यूनिट के अंदर 7 यूनिट है, ठीक है। ये पहला यूनिट है, पहला यूनिट के अंदर पहला पार्ट है, पहला पार्ट के अंदर टोटल कितनी होती है? 7 यूनिट होती है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब पहला पार्ट में से आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो 20 क्वेश्चंस बनेंगे। कितने क्वेश्चंस बनेंगे भाई? 20 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 20 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे। और इस यूनिट में से जो ये पार्ट 1 है, सॉरी मैं बार बार यूनिट बोल रहा हूं, मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। इस पार्ट 1 के अंदर ध्यान दीजिए, इस पार्ट 1 के अंदर टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं 1000 ऑब्जेक्टिव के। कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 1000, ध्यान रखना। इस पार्ट 1 में से करीब करीब 1000 क्वेश्चंस बनते हैं लाइब्रेरी साइंस के। कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 1000 क्वेश्चंस बनेंगे। उनमें छोटे बड़े मिलाकर 1000 क्वेश्चंस में से आपके जो परीक्षा में कितने पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई। 1000 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है वहां पर आपको आसानी से उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा जो हमने अभी तक पहला पार्ट के बारे में एनालिसिस किया तो आपको पता चल गया है कि भाई पहला पार्ट के अंदर जो है परीक्षा में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस पूरे पहला पार्ट में जो है छोटे मोटे बड़े क्वेश्चंस, 1 लाइनर मान लो, ऑब्जेक्टिव मान लो, थ्योरेटिकल मान लो, ऐसे 1000 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना भाई। इसके बारे में हमने बात किया है। तो 6 पार्ट होते हैं जिसमें पहला पार्ट है। पहला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं 2 मिनट आपका लूंगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप केवीएस की, ध्यान रखना, अगर आप केवीएस और एनवीएस, लाइब्रेरियन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने वास्तव में एनवीएस का फॉर्म भर रखा है और आप एनवीएस की तैयारी करना चाहते हो और अगले महीने केवीएस की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा दोनों केवीएस और एनवीएस का जो लाइब्रेरियन जो एग्जाम है, उन दोनों एग्जाम का एक कॉम्बो पैक लेकर आ रहे हैं। संपूर्ण कोर्स है, ध्यान रखना, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर भी होगा। ध्यान दीजिए आप, इसके अंदर फर्स्ट पेपर भी आपको मिलेगा। फर्स्ट पेपर में जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, ठीक है ना भाई, दूसरा हो गया जनरल हिंदी हो गया, ठीक है भाई, जनरल रीजनिंग हो गया आपके, ठीक है ना, जनरल जो है जीके हो गया, ठीक है भाई, उसके बाद करंट अफेयर हो गया और कंप्यूटर भी हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर हम दोनों उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप ये सिलेबस करने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया, मैं बता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस स्टूडेंट ने केवीएस और एनवीएस लाइब्रेरियन का अगर सिलेबस पढ़ लिया है, तैयारी कर ली है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी आती है वो इस कंपटीशन को आसानी से फाइट कर सकता है, ठीक है भाई। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अभी हमारा जो है फीस थी 6000 रुपये, हमने उसका 50% ऑफर अभी जो है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ये 50% ऑफर है। अभी हमारा जो कोर्स है जिसमें दोनों पेपर होंगे 2999 के अंदर जो है हमारा कोर्स मिलने वाला है, ठीक है भाई, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें उपलब्ध कराने वाले, ऑनलाइन टेस्ट है, पीडीएफ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बिल्कुल यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मॉडल पेपर है। हम जो है मॉडल पेपर, हमने 50 मॉडल पेपर तैयार किया जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सबसे पहले हमारा जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए अभी 50% ऑफर चल रहा है, सिर्फ 999 के अंदर है। अब कुछ लोग, सबसे पहले सवाल आता है, मैं आपको बता दूं, दिनों दिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिनों दिन कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और स्पेशली मेरे YouTube चैनल पर आने के बाद जो है कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लग गया? क्योंकि जो है 4 साल से मैंने लाइब्रेरी साइंस में स्ट्रगल किया, 4 साल मैंने पिछले 4 साल में करीबन 20 एग्जाम दिए, तो हर एक चीज़ को, पेपर को एनालिसिस किया, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको कैसे जो है डेवलप किया जाता है। तो जो ये अनुभव है मैंने YouTube चैनल के माध्यम से और हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के माध्यम से हमने हर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जो विद्यार्थी जिन्होंने BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू से कोर्स किया है, ठीक है ना, रेगुलर, डिस्टेंस, प्राइवेट, जहाँ से भी किया, उनको भी वो चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन मेरा जो ये एक्सपीरियंस की वजह से मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर कराने की कोशिश की है। और मेरा प्रयास ये रहा है कि भाई जब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी आने वाले समय में लाइब्रेरियन बने। और मैं आपको एक सार्वभौमिक सत्य बताना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो करीब कम से कम आपको 4 महीने देने होंगे, कम से कम 4 महीने देने होंगे। तो अगर आपने हमारा कोर्स लेने के बाद अगले 2 महीने के अंदर मैं पूरा कोर्स करा लूँगा, आप मेरे साथ साथ कोर्स कर लीजिए, और उससे अगले 2 महीने अगर आप रिवीजन करते हो तो 4 महीने के बाद आप जो है बिल्कुल कैपेबल, सक्षम बन जाएंगे कि अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 महीने के बाद आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने के बाद मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, आप उसके बाद कुछ नहीं होगा। आजकल बहुत बच्चे होशियार हो चुके हैं, वो ऑलरेडी फाउंडेशन, आज से मेरे पास फ़ोन आए कि सर हमें फाउंडेशन कोर्स चाहिए, तो मैंने कहा भाई फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए आप KVS का, क्योंकि KVS का एक जो ऐसा सिलेबस है वो हर जो है वैकेंसी के अंदर वो है, उसी को फॉलो किया जाता है। तो वास्तव में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो मैं आपको, मेरी सलाह यही है कि आपको करीबन 4 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम हर चीज़ आपको कंटेंट उपलब्ध कराएं। और दूसरी बात, अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ आप एक नोट्स बनाना सीख लीजिए। जो विद्यार्थी नोट्स बनाकर पढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। मैं आज बता देता हूँ मैं आपको लिख के, ठीक है ना। जिसने नोट्स बनाना सीख लिया है, नोट्स आप एक ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी नोट्स बनाकर लिखता है ना, तो साथ साथ 50% साथ साथ उसको याद हो जाता है, ठीक है। जब वो वीडियो देखेगा तो 20% उसको याद हो जाएगा, तो वीडियो नोट्स बना के पढ़ेगा तो 70% उसको याद हो जाएगा। जब 3-4 बार रिवीजन करेगा तो 20% और मान लो आप, तो 70 और 20 90%, और जब वो टेस्ट सीरीज देगा तो उसको 100% याद हो जाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2 बातें मेरी याद रख लीजिए। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपको रेगुलर आपको पढ़ना है, डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। दूसरा, और आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है। अगर आप इसके अंदर जो KVS के अंदर ध्यान दीजिए, KVS के अंदर जो है आपके 6 पार्ट है। कितने पार्ट है सिलेबस के अंदर? 6 पार्ट है। हर पार्ट का एक अलग रजिस्टर लेकर आओ। अब आपको 6 रजिस्टर लेकर आना है। कितने रजिस्टर लाना है? 6 रजिस्टर लेकर लाना है, और हर पार्ट का एक एक रजिस्टर आप बनाइए और नोट्स बनाइए। 2 महीने की मेहनत है, बता रहा हूँ मैं आपको। जिसने 2 महीने नोट्स बना लिया है उसका 50% तो आपका सिलेबस साथ साथ में भी याद हो जाएगा, और साथ साथ टेस्ट सीरीज दीजिए, तब जाकर आपको जो है सिलेबस को कवर कर पाएंगे आप। मैं आपको हकीकत और वास्तविकता को मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। देखिए, मेरा तो गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो चुका है, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत वास्तविकता से मैं आपको सामना करवाने जा रहा हूँ। ये अगर वास्तविकता है, आप सोच रहे हैं कि हम किसी से PDF लेकर आए हैं, खाली PDF से पढ़ लेंगे, किताबें से पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक ये भी बात जान लेना, आप एक किताब के अंदर पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको 99% जो है पूरा कंटेंट इस ऐप के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराना जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इस कोर्स को लेने से पहले आप हमारे इसी YouTube पर बहुत सारे वीडियोस है, क्लासेस है लाइब्रेरी साइंस की, उनको देखिए, समझिए कितना आपको समझ में आता है, ठीक है। आइए हम जो एनालिसिस करते हैं, जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका भी ये कोर्स आप ले लीजिए। सिर्फ जो है हमारा 50% कोर्स
अभी चल रहा है, और KVS NVS और ऑल ओवर इंडिया की कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो कोर्स है ये बिल्कुल ये जो फीस है अभी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए होगा। उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी KVS NVS की, जैसे ही KVS की वैकेंसी आते ही हमारा कोर्स 6,000 रुपये में हो जाएगा। उसके बाद तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए जो अभी लेगा उसके लिए 50% ऑफर है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कितनी भाई? दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ज्ञान, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ज्ञान, संगठन और सूचना प्रोसेसिंग और रिट्राइवल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसी यूनिट को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। ये वो यूनिट है जिसे हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान जगत। ज्ञान जगत के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, ज्ञान जगत की क्या संरचना होती है, संरचना के क्या टाइप होते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, ज्ञान जगत की क्या विशेषता है। फिर पढ़ेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय निर्माण की विधियां, विषय निर्माण की विधियां। ध्यान दीजिए आप, ठीक है भाई, विषय निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के अलग अलग प्रकार, ठीक है ना भाई, हम पढ़ेंगे विषय के प्रकार हम पढ़ेंगे। फिर यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड। मैप्ड का मतलब होता है चित्रण, कि किस तरीके से जो है ज्ञान जगत को चित्रण किया गया डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति में, ठीक है भाई। अलग अलग जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है, CC, DDC, UDC, LCC, इसके अंदर वास्तव में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को किस तरीके से चित्रांकन किया गया है, उनका रेखांकित किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम बात करते हैं दूसरी यूनिट जो कैटलॉगिंग से संबंधित है, जिसमें हम पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी कैटलॉगिंग के जो छोटे छोटे टॉपिक है, चाहे भले CCC पढ़ लो, चाहे हम कह सकते हैं AACR फर्स्ट, ठीक है ना, चाहे हम बात करते हैं AACR 2, ठीक है ना भाई, उसके बारे में चाहे CCF है, चाहे मार्क है, जितने भी छोटे मोटे टॉपिक है वो सब बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आता है। कैटलॉग क्या होता है, उसका पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। कैटलॉग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिजिकल फॉर्म क्या होता है, बाह्य स्वरूप, भौतिक स्वरूप क्या होता है, इंक्लूडिंग ओपेक। ओपेक का क्या फुल फॉर्म है, ओपेक का विकास कैसे हुआ। फिलिंग रूल्स, रूल्स नियम क्या होते हैं। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कैटलॉगिंग के जो आदर्शक सिद्धांत क्या होता है, जैसे कैटलॉगिंग के 9 उपसूत्र होते हैं, 4 सिद्धांत होते हैं, 4 सामान्य सूत्र होते हैं, उनके बारे में। फिर उसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, और डॉक्यूमेंट को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। करेंट ट्रेंड्स और इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड कोड ऑफ द कैटलॉगिंग। करेंट ट्रेंड का मतलब होता है कि वर्तमान में जो है कौन सा कैटलॉगिंग कोड जो है ट्रेंड में चल रहा है वर्तमान में। जैसे पहले AACR 2 चलता था, अब AACR 2 को खत्म करके और जो है हमने उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, उसके जगह RDA को लेकर आए हैं। तो RDA जो एक अलग टॉपिक है उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सेकेंड पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 25 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। अगला तीसरा जो यूनिट है सेकंड पार्ट में, मेथड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान संगठन का जो ज्ञान जो संगठन है, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, उसका जो मेथड्स क्या है। फिर उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जनरल थ्योरी का मतलब होता है सामान्य सिद्धांत, ठीक है भाई, कि अलग अलग लोगों ने वर्गीकरण के, पुस्तकालय वर्गीकरण के अलग अलग सिद्धांत दिए थे। अलग सिद्धांत का मतलब होता है, अलग सिद्धांत दिए हैं। अलग सिद्धांत का मतलब होता है जैसे डायनेमिक थ्योरी है, 2 थ्योरी आई थी सामान्य सिद्धांत की, एक थी डायनेमिक थ्योरी थी, और दूसरी जो थी है वहाँ पर जो है डेस्क्रिप्टिव थ्योरी। डेस्क्रिप्टिव थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी थी, डायनेमिक थ्योरी जो रंगानाथन ने दी थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना भाई। आगे
हम जो देखते हैं उसके बाद जो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हो गया, क्लासिफिकेशन, जैसे कैटलॉगिंग के जो नॉर्मेटिव आदर्शिक सिद्धांत होते हैं, उसी तरीके से वर्गीकरण के भी जो है आदर्शिक सिद्धांत होते हैं। इसके अंदर 43 उपसूत्र भी आते हैं। उसके दायरे एप्लीकेशंस हो गया, स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई पुस्तकालय जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, जैसे डीडीसी कौन सी, डीडीसी की कौन सी प्रजाति है, सीसी की कौन सी प्रजाति है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एंड स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और वास्तव में जो क्लासिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड स्कीम है, जो मानक जो वर्गीकरण पद्धति है उसका, एंड देयर फीचर्स, उनकी क्या विशेषता है, सीसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, उसके 7 एडिशन होते हैं, कौन से एडिशन में कौन सी चीजें आई थी। फिर उसके बाद डीडीसी, डीडीसी के बारे में पढ़ेंगे, 23 एडिशन थे। उसके बाद यूडीसी, यूडीसी के बारे में फिर नोटेशन, अंकन, अंकन के बारे में पढ़ेंगे। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन हो गया। नीड, उसकी आवश्यकता, फंक्शन, अंकन के कार्य, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो पुस्तकालय वर्गीकरण है उनको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, उनको हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड सब डिवीजन ऑफ द इंडेक्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम में इंडेक्स का प्रयोग, कौन से अलग अलग वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का प्रयोग होता है। एंड ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, विषय वर्गीकरण है, उनके क्या सिद्धांत हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के, सब्जेक्ट, हेडिंग, लिस्ट एंड देयर फीचर्स। तो बिल्कुल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को हम बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे, उनके क्या सिद्धांत है, उनका कैसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने जो है सेकेंड पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है। अब हम जो आगे तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखो इसके अंदर 6 पार्ट है, ध्यान दीजिए आप, 6 पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, अगला जो हम जो है तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं अगर आपने सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, उसे समझ लेना आप कंपटीशन की जो है 50% जंग जीत जाओगे। ये वीडियो बड़ी है लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलो आइए हम अगला जो पार्ट, जो थर्ड 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, अब हम तीसरा पार्ट शुरू करें। मैंने आपको क्या कहा था, लाइब्रेरियन बनना चाहते हो आप, केवीएस, एनवीएस या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, आपको सिलेबस एनालिसिस करना आना जरूरी है। चलो हम शुरुआत करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो हमारा रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। ठीक है ना भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा। तीसरा जो पार्ट है, क्योंकि आजकल जो लाइब्रेरीज है उनको डिजिटल हम कर रहे हैं, दिनों दिन हो रहा है, लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो कंप्यूटर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में से करीबन आपके 10 से 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या नीड है, उसका स्कोप क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है। और यूनिट 2 पे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज कहाँ से हुई थी, कंप्यूटर के जो आविष्कारक कौन है, जनक कौन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या पीढ़ी या जनरेशन कितनी होती है। उसके बाद पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद क्या आएगा, सारी चीजें हम जो है पढ़ेंगे। उसके बाद है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो 5 जो जनरेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन से जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आया, कौन सा किस जो है जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो वर्गीकरण करेंगे, कंप्यूटर भी अलग अलग होता है, एनालॉग कंप्यूटर अलग होता है और जो है अलग अलग कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और वास्तव में कंप्यूटर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, उनके भाग क्या होता है, ये सारी चीजें। अगला यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर और प्रिंटर और मॉनिटर। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है ना भाई, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, ये सारी चीजें हम स्कूल विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद चौथी यूनिट आती है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल और मल्टी यूजर सिस्टम, जिसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होते हैं
उनके जो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक फीचर्स ऑफ MS DOS क्या होता है, MS विंडोज़ क्या होता है, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ एंड NT एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड टूल, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग। तो मतलब ये है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जिसके अंदर आजकल वर्तमान में लाइब्रेरी को जो है डिजिटल बना रहे हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अभी मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा तो है नहीं, लेकिन करीबन आपके इंपॉर्टेंट 20 से अबव जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आया था, उसका क्या यूज़ होता है, हम सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 MS ऑफिस पैकेज, ठीक है भाई। MS ऑफिस पैकेज के बारे में हम पढ़ेंगे। MS ऑफिस क्या होता है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज एंड फैमिलियरिटी विथ DBase। DBase जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फॉक्स प्रो ये भी सॉफ्टवेयर होता है, ये जो है CDS-IS ये यूनिक्स का जो डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है, सॉल्व ये भी सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर 7वां पॉइंट है लास्ट, 7वां जो 7 जो यूनिट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क, कि भाई लाइब्रेरी वर्क के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे आप यूज करोगे, कंप्यूटर का कैसे आप लाइब्रेरी में यूज करोगे। हाउस कीपिंग ऑपरेशन, हाउस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है लाइब्रेरी में अंदर, ऑनलाइन जो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ऑनलाइन जो है बच्चे जो है किताबों को लेंगे और देंगे। एंड यूनिट, उसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 हो गया, ध्यान रखना ये आपके यूनिट 8 आ गए, 7 ये थे 8। यूनिट 8 में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग, बेसिक और कॉन्सेप्ट इंटरनेट। इंटरनेट की खोज किसने की थी, इंटरनेट में लैन मैन होता है ना, जो है उनके प्रकार क्या होता है, इंटरनेट के अंदर जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना भाई, वेबसाइट्स क्या होती है, उनके पेज का क्या नाम होता है, हम सारी चीज़ें जो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जो ये तीसरा जो पार्ट था, ध्यान दे, तीसरा पार्ट जो था, ये तीसरा पार्ट है आपके, ध्यान रखना, कंप्यूटर, ध्यान दीजिए आप, बेसिक कंप्यूटर प्लस लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ध्यान रखना, बेसिक कंप्यूटर प्लस लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो इस कंप्यूटर और बेसिक लाइब्रेरी ऑटोमेशन से आपके सवाल बनेंगे 15 से 20 सवाल, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, 15 से 20 सवाल आपको बनेंगे, ध्यान दीजिए आप, 15 से 20 सवाल आपके इस टॉपिक में से बनेंगे। आइए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात पर चर्चा करते हैं। हम जो ऐप आप हमारा ऐप अगर लेना चाहते हो, हमारा कोर्स लेना चाहते हो KVS NVS का, तो हम सबसे पहले एक चीज बता दो आपको, हम आपको जो है 50 मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे। 50 मॉडल पेपर का मतलब होता है एक मॉडल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर जो है टोटल मॉडल पेपर होंगे 50, तो मतलब आपके 5000 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए आप, विशेष सूचना ध्यान दीजिए आप, आपको जो है 5000 क्वेश्चंस जो है जो आपके 50 मॉडल पेपर में मिलेंगे। और खुशी की बात यह है कि हमने अभी तक, ध्यान दीजिए आप, हमने अभी तक आज तक हमने 25 मॉडल पेपर हमने टाइप करा दिए हैं और अगले विद इन ए वीक, सप्ताह के 7 दिन के अंदर उसके अंदर एरर वगैरह ढूंढकर सारे जो क्वेश्चन उनको एक बार पढ़कर उनका आंसर सही ढंग से बताकर हम जो है जल्द ऐप के अंदर अपलोड कर देंगे। हम जो ध्यान रखना 50 मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर का मतलब होता है 5000 से अधिक क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, 5000 से अधिक क्वेश्चन आंसर आपको हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर 2500 क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं। हम जल्द जो है आपके मॉडल पेपर के अंदर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर डाल देंगे, ताकि आप कभी भी जो है वहां से रिवीजन कर सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना भाई। और उसके साथ साथ हम आप बता रहे हैं कि हमारे पास जो पुराने जो पेपर हैं, पुराने पेपर कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पुराने पेपर के अंदर ध्यान रखना KVS के जितने भी आज तक 5 एग्जाम हुए, 2013 से 5 पेपर वो हो गए। फिर आपके NVS के हो गए 4 पेपर हो गए। फिर उसके बाद जो है आपके राजस्थान लाइब्रेरी से संबंधित करीबन 10 पेपर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद इसरो के पेपर हो गया, ठीक है ना। इसरो के बाद AESS के पेपर हो गए। फिर उसके बाद एम्स के पेपर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है DRDO के पेपर हो गया, ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है
और भी जो हैं बहुत सारे जो पेपर हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास करीबन, हाँ, शिमला हाई कोर्ट का पेपर हो गया, उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट का पेपर हो गया, उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट के बाद जो हमारे पास पेपर पड़ा है जबलपुर हाई कोर्ट है। इस तरीके से हमारे पास 50 पुराने पेपर हैं और एक पुराने पेपर के अंदर करीबन 100 सवाल हैं। तो 100 × 50 मतलब होता है 5000। तो 5000 ये सवाल और 5000 ये सवाल, तो आपको करीबन 10,000 क्वेश्चंस का समावेश हम आपको जल्द हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर प्रोवाइड कराने वाले हैं। समझ आ गया भाई? इतने सारे सवाल आपको कोई नहीं देने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको ये सारे सवाल आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना भाई। 10,000 क्वेश्चंस, जिसमें 5,000 पुराने पेपर वाले सवाल है और 5,000 हमने जो क्वेश्चन बनाए मॉडल पेपर इसलिए बनाया है कि मॉडल पेपर आपको प्रेरित करेगा। जब आपको पता चलेगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो फाइनल पेपर, तो ये अगर 5,000 सवाल पढ़ लोगे तो उसमें से आपके करीबन 80 से 90% क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो पढ़ने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है विकसित होगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। अगला जो है 4th यूनिट, ध्यान दीजिए इधर इंपॉर्टेंट। अगला जो 4th यूनिट है, 3 यूनिट हमने पढ़ ली थी। पहली यूनिट था फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा यूनिट था हमारा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का, तीसरा था कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर और इंस्टीट्यूट, कि वास्तव में लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसको लाइब्रेरी को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, लाइब्रेरी में किस प्रकार की टेबल होती है, किस प्रकार की चेयर होती है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन से छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहली यूनिट में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप, कि वास्तव में मैनेजमेंट का क्या अवधारणा होती है, मैनेजमेंट की क्या परिभाषा होती है, अलग अलग मैनेजमेंट की अलग अलग लोगों ने परिभाषा दी है। मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट का क्या शैली, क्या अप्रोच होती है। मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, किन लोगों ने जो है मैनेजमेंट स्कूल थॉट की परिभाषा दी है। फंक्शन हो गया एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या सिद्धांत है, क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, क्या जो है उनका जो है कह सकते हैं विशेषता है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स, मानव जो संसाधन जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। ह्यूमन का मतलब मानव, रिसोर्स यानी संसाधन, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डेलीगेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और पार्टिसिपेंट। और मैनेजमेंट के अंदर लाइब्रेरी को मैनेजमेंट करते समय उसमें कौन कौन से स्टाफ होते हैं, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट के अंदर जो जॉब का क्या वर्णन होता है। जॉब एनालिसिस, और किस तरीके से जो है हम जो है लाइब्रेरी को एनालिसिस कर सकते हैं। जॉब इवोल्यूशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, किस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशन को बढ़ावा है। और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से हम जो है मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मोटिवेशनल ग्रुप, डायनेमिक्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और किस तरीके से जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो है मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि आपको जो है लाइब्रेरी में इस तरीके से पढ़ना है, उनको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को कैसे यूज करें, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिसिप्लिन, कैसे हम लाइब्रेरी के अंदर ये सब अनुशासन, क्योंकि अनुशासन बनाए बिना हम लाइब्रेरी सफल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। एंड ग्रीवेंसेस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हम सारी चीज़ें जो हैं जो मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी को चलाने के लिए वित्त व्यवस्था भी तो होना चाहिए। हम धन कहाँ से प्राप्त करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे इस लाइब्रेरी को चलाने के लिए। तो फिनेंशियल का मतलब होता है वित्त, धन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, जब पैसा होगा तो हम जो अलग अलग प्रकार के रिसोर्स लाएंगे। मोबिलाइजेशन, और हम किस तरीके से कैसे मोबाइल के द्वारा जो है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। बजट टेक्निक, और अलग अलग जो बजट टेक्निक होती है लाइब्रेरी साइंस को चलाने के लिए, तो बजट में कौन कौन सा होता है। एक पीबीएस जो बजट आता है वेरी इंपॉर्टेंट है,
जीरो बेस्ड बजट के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्या होता है, एंड बजटिंग कंट्रोल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड आउटसोर्सिंग चेंजेस। और अगर मान लो कि पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं आता है तो हमारे पास दूसरा संसाधन कौन सा होगा, कौन सा दूसरा तरीका होगा कि लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैनेजमेंट में जो है आपके करीबन 15 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट, ध्यान दीजिए। उसके बाद चौथा यूनिट है आपके रिपोर्टिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है, हर साल जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होता है किताबों का, ठीक है ना भाई। एंड कंप्लीलेशंस, कंटेंट्स एंड स्टाइल एंड लाइब्रेरी स्टैटिक्स, लाइब्रेरी पुस्तकालय सांख्यिकी, लाइब्रेरी स्टैटिक्स क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, लाइब्रेरी एज अ सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PRT एंड COM, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PRT क्या होता है, डिसीजन टेबल्स क्या होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्ड, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, री इंजीनियरिंग, टाइम एंड मोशन स्टडी, कि वास्तव में लाइब्रेरी को किस टाइम खोला जाना चाहिए, कब बंद किया जाना चाहिए, ठीक है ना। SWOT वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हम एक एक टॉपिक को इसको पढ़ेंगे ताकि आपको जल्द समझ में आ जाए। DFD डाटा फ्लो चार्ट डायग्राम क्या होता है। फिर यूनिट 6 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, क्वालिटी, ऑडियो, लीज, रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल मैनेजमेंट। और वास्तव में जिस तरीके से मैनेजमेंट हम कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस को, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसकी मैनेजमेंट के अंदर लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन है, लाइब्रेरी को कैसे हम जो है रख सकते हैं अच्छी तरीके से। डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो सेक्शन होते हैं, अनुभाग बने हुए होते हैं, उनका क्या जो है फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, और जो प्रबंधन जो नीतियां बनी हुई होती हैं उसके बारे में हम बिल्कुल गहरे से पढ़ेंगे। एंड प्रोसीड्यूर, बुक्स ऑर्डरिंग जो है, एक्यूजेशन एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल्स कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस, किस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर जैसे मान लो कोई किताबें फट गई हैं उनको किस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या आपके पास साधन होने चाहिए, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप, नई किताबों को कैसे आप जोड़ोगे, पॉलिसीज हो गए एंड प्रोसीजर, और जो नई किताबें आएगी आप उसको डिमांड कैसे भेजोगे, आप जब किताबें आपके पास आएगी तो उसको आप कैसे एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करोगे, ये सारी चीज़ें। इवैल्यूएशन एंड वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है फटी हुई किताबों को बाहर जो है निकालना, उनका फिर जो है किस तरीके से बोली लगानी होती है, बेचना होता है, ठीक है ना। आर्काइविंग, कंजर्वेशन, जो पुरानी जो किताबें होती है उनको कैसे रखोगे, प्रिजर्वेशन, और जो भी छोटे छोटे जो बारिश के दौरान जो छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं वो किताबों खा जाते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व रखोगे आप। रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग प्रिंट एंड नॉन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, और वहाँ पर प्रिंट मटेरियल भी होता है, नॉन प्रिंट होता है, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ये चीज़ें भी तो लाइब्रेरी में रहती हैं, उसको आप कैसे प्रिजर्व करोगे, कैसे सुरक्षित रखोगे आप, किस प्रकार की जो मेडिसिन यूज करोगे आप, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्लानिंग, योजना, लाइब्रेरी को चलाने के लिए क्या योजना चाहिए, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, योजना की परिभाषा, नीड एंड पर्पस, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बिल्डिंग्स एंड स्पेस अरेंजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। और लाइब्रेरी के अंदर जो है बच्चों को बैठाने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, बच्चे जो है इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर जो स्पेस होना चाहिए, बच्चे आराम से पढ़ सके, कोई किसी प्रकार का उनको डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हो सके। लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर, बाहर से कैसे लाइब्रेरी जो डिजाइन होनी चाहिए, अंदर से किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए,
अगर बच्चा जो है पढ़ रहा है और उसको जो है किसी दूसरे दोस्त के साथ डिस्कस करना हो तो एक डिस्कस रूम होना चाहिए अलग से, ठीक है ना भाई। पीरियडिकल की किताबें कहाँ पढ़ी होगी, ठीक है ना। फर्नीचर जो है बिल्कुल इक्विपमेंट्स और बिल्कुल जो अलमारी होती है वो कितने साइज की अलमारी होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कितने इंच की जगह पर एक स्टूडेंट बैठ सकता है। स्टैंडर्ड एंड टाइप्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स, यूनिट 9 के अंदर मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस एंड चेंजेस इन प्रोसीजर्स मेथड्स। और लाइब्रेरी को जो है दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है तो लाइब्रेरी के अंदर डे बाय डे किस तरीके से चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि जो चेयर आप बना रहे हो 5 साल के बाद हर एक नई डिज़ाइन की चेयर आती है, हर एक नई डिज़ाइन का जो अलमारी आती है, ताकि रैक्स वगैरह जो अलग अलग तरह की आती है, किस तरीके से आप लाइब्रेरी को डिज़ाइन करोगे ये सब मैनेजमेंट के अंदर हम सीखते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द इनकॉपरेटिंग चेंजेस। और मान लो कोई अलमारी जो है खराब हो जाती है, सही लॉक नहीं लग रहा उसको, उसकी जगह आप किस तरीके से रिप्लेस करोगे, टेक्निक ऑफ मैनेजिंग, और मैनेजमेंट को आप कैसे टेक्निक करोगे। तो हमारा जो ये चौथा जो पार्ट था वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट वाला पार्ट था, हमने पढ़ा था। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लाइव क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पढ़ते हैं, तीसरा हमने बेसिक कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया, चौथा हमने पढ़ा है मैनेजमेंट। अब जो है पांचवा जो पार्ट है हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेस ऑफ सर्विसेज। सूचना स्रोत है और सर्विसेज, ध्यान दीजिए, सूचना स्रोत और सेवाएं जो हैं, ध्यान दीजिए, जो है संदर्भ सेवाएं होती हैं। सूचना स्रोत क्या होता है, संदर्भ स्रोत क्या होता है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और सोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्रोत, ठीक है ना। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्रोत होता है। एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्स के वास्तव में जो है डॉक्यूमेंट्री स्रोत क्या होता है ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रिंट नॉन प्रिंटेड, प्रिंट जो है प्रिंट सोर्स क्या होता है, और जो बिना प्रिंट के सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। स्पेशल फीचर्स, टाइप्स ऑफ एंड नेचर, कैरेक्टर्स एंड यूटिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फिजिकल फॉर्मेट एंड ऑथोरिटी एंड कंटेंट। कि जो जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, ये सब जो प्रिंटेड सोर्स होते हैं। नॉन प्रिंटेड क्या होता है, जैसे सीडी है, डीवीडी है, उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज, रेफरेंस सोर्सेज, कैटेगरीज एंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सोर्सेज को हम 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हो गया प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा सेकेंडरी हो गया, तीसरा टर्शियरी इंफॉर्मेशन हो गया। ये बिल्कुल ध्यान रखना। इंसाइक्लोपीडिया कितने प्रकार का होता है, डिक्शनरी कितने, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। इंसाइक्लोपीडिया ये अलग अलग टॉपिक है, इंसाइक्लोपीडिया का अलग से पढ़ेंगे, डिक्शनरी का अलग से पढ़ेंगे, पीरियडिकल्स को अलग से पढ़ेंगे, थीसिस क्या होता है, बुक्स क्या होता है, ईयर क्या होता है, बुक है, पेटेंट है, ट्रेड लिटरेचर है, स्टैंडर्ड्स है, मोनोग्राफ है, और रेफरेंस बुक्स, ईयर बुक्स एंड अलमार्क्स, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, पीरियडिकल एंड बिब्लियोग्राफिक और हैंडबुक। ये जो हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या का प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और बिल्कुल इंटरनेट का क्या सोर्स है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रेफरेंस सर्विसेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। देखो, एक तो होता है संदर्भ सेवा और एक होता है संदर्भ स्रोत। रेफरेंस सर्विस अलग होता है और संदर्भ स्रोत क्या होता है, रेफरेंस रिसर्च, जो ध्यान रखना वो अलग होता है। एंड नीड एंड स्पोक ऑफ द ट्रेंड्स, रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस कॉन्सेप्ट, सूचना सेवा क्या होती है, तीसरा टॉपिक और आ गया, सूचना सेवा क्या होती है, जिससे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, उनकी परिभाषा, ट्रेंड्स,
इन नीड टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो सूचना सेवा के दो भाग होता है, एक तो होता है केस करंट अवेयरनेस जो सर्विस होती है, एक SDI सेलेक्टेड, ये इसके बारे में, एंड बिब्लियोग्राफिक रेफरल डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस। बिल्कुल जो अनुवादक सेवा जो होती है, ठीक है ना, अनुवादक सेवा क्या होती है, उसका कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, स्टडी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एंड कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज, बैकग्राउंड देयर सर्विसेज एंड प्रोसीजर, कि वास्तव में सूचना सेवा क्या होती है, संदर्भ सेवा क्या होता है, संदर्भ स्रोत क्या होता है, सूचना स्रोत क्या होता है। चौथी यूनिट के अंदर, सॉरी पांचवी जो यूनिट है, पांचवा पार्ट है, इसके अंदर चार चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस, एक पढ़ेंगे संदर्भ स्रोत रेफरेंस सोर्सेस, दूसरा पढ़ेंगे सूचना सेवा इंफॉर्मेशन सर्विस, और चौथा पढ़ेंगे और जो सूचना स्रोत इंफॉर्मेशन सोर्सेस। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पांचवा जो पार्ट है आपके, पांचवें पार्ट में से आपके सवाल बनते हैं 15 से 18 पेपर के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान रखना। पार्ट 6 ध्यान दीजिए इधर, पार्ट 6 जो है लाइब्रेरी यूजेस के बारे में ध्यान दीजिए। यूनिट 1 के अंदर जो है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, और जो लाइब्रेरी जो यूजर है, लाइब्रेरी इसको कैसे, लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रोफेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड्स एनालिसिस मेथड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू का क्या तरीका होता है उसके बारे में। फिर इंफॉर्मेशन यूजर्स, जो लोग इंफॉर्मेशन लेने आते हैं यूजर्स, देयर इंफॉर्मेशन कैसे हम उपलब्ध कराएंगे। कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स, इंफॉर्मेशन नीड डेफिनेशंस एंड मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, और वास्तव में इनका क्या तरीका है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर एजुकेशन, जो उपयोक्ता जो है उसको कैसे यूज करेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेवल, टेक्निक्स एंड मेथड एंड इवोल्यूशन ऑफ यूजर एजुकेशन एंड प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यूजर्स होते हैं वो इसको कैसे जो है एजुकेशन के रूप में लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यूजर स्टडीज, कि यूजर स्टडीज का कैसे हम यूज करेंगे, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज एंड इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज, इसके अंदर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए। एंड यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, स्टडी टूर एंड न्यूज लेटर्स, हैंडबुक्स एंड लीफलेट्स जो है, पावर पॉइंट एंड प्रेशर एंड वेबसाइट्स हैं। और यूजर को हम जो है कौन जो है कहाँ से जो है यूजर्स जो है वो मटेरियल प्राप्त कर सकता है पढ़ने वाला, उनको वेबसाइट्स है, हैंडबुक है, न्यूज लेटर्स है, ये सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा जो छठा पार्ट है इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं है, 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है बिल्कुल हमने जो लाइब्रेरी साइंस का जो केवीएस, और मैंने पहले ही कहा था केवीएस और एनवीएस का सिलेबस जो पढ़ लेता है उसको आगे फ्यूचर में किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम देते समय किसी प्रकार का डर उसको नहीं रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं आपको 10,000 क्वेश्चन का समावेश अगले कुछ ही दिनों में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 50 मॉडल पेपर है जिसके अंदर 5,000 क्वेश्चन होंगे, और 50 पुराने जो पेपर रखे उसके अंदर भी 5,000 क्वेश्चन होंगे। 10,000 क्वेश्चन का आपको समावेश सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर ही मिल सकता है। ये ध्यान देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी जो है केवीएस, एनवीएस, डीआरडीओ, एम्स, बिहार लाइब्रेरियन और राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की तैयारी आप करना चाहते हो तो इन सब का कॉम्बो पैक, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सब का कॉम्बो पैक यही है कि केवीएस का कोर्स आप लो, केवीएस का कोर्स जो है आप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। केवीएस का कोर्स लेने के बाद आपको भविष्य में किसी प्रकार का अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए आप, इसके बाद आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप इस वीडियो को दे रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हाल ही में हमने जो है कोर्स लॉन्च किया है, धीरे धीरे बच्चों को पता चलेगा। लेकिन अगर आपको पता चलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपन आगे एक नए क्लास के साथ। कल से जो है
मैं आप यूट्यूब चैनल पर जो है बिल्कुल KVS का जो टॉपिक पढ़ाने आ रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिए। हमारे क्लास को कैसे पसंद आती है ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी टॉपिक को यूट्यूब पे किसी दूसरे टीचर के साथ देखिए, दोनों में तुलना कीजिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा एक मोटो है, पढ़े उनसे जो खुद चयनित हो। आप उनसे पढ़ना चाहिए और जब भी पढ़ना है पढ़ रहे हो आप, वो क्या एक्सपीरियंस है, कितना जानता है, आप ज़रूर एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव एंड अफेक्शन एंड ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद।